गाइस, हमारे देश के ऑफिसर्स आईएसआई के जाल में फंसते जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसमें हमें ये पता लगेगा कि क्या चाल जो है वो चली जाती है आईएसआई के द्वारा और हमारे देश के ऑफिसर्स, हाई रैंक ऑफिसर्स को फंसाकर उनसे खुफिया इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जाती है। तो ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली 3 मई 2023 को महाराष्ट्र की एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन्होंने एक ऑफिसर को हिरासत में लिया जिनके केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि इन्होंने आईएसआई को जो है वो खुफिया इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि इनको फंसा लिया गया था। हनी ट्रैप का मामला है जो हम लोग बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और ये चीज भी जानेंगे कि क्या तौर तरीके होते हैं, किस प्रकार से ऑफिसर्स को फंसाया जाता है। आईएसआई के 3 तरीके हैं जिनमें ऑफिसर फंस जाते हैं। इवन एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर ने भी बताया कि उनको भी फंसाने की कोशिश करी थी हनी ट्रैप में, बट वो बच गए थे क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि यार ये एक प्रकार से ट्रैप हो रहा है उनके ऊपर। और हनी ट्रैप के 4 और केसेस के बारे में बात करेंगे। जब भी इंडियन ऑफिशियल्स जो होते हैं, यानी कि जो नए नए ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, तो उनको ट्रेनिंग के दौरान जो है वो 4 इंपॉर्टेंट केस के बारे में बताया जाता है, जिस केस को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो भारतीय ऑफिसर को जासूस बना रहा है पाकिस्तान, ये एक्चुअल में हो रहा है। हनी ट्रैप में आसानी से फंस रहे हैं बड़े अधिकारी और हर साल 15 से 20 केसेस इस प्रकार के नजर आते हैं। और काफी सारे केसेस तो ऐसे हैं जो पकड़ाई में नहीं आए, बट हर साल मिनिमम 15 से 20 केस जो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पकड़ती है। तो नाम है प्रदीप कुरुलकर का, जिनकी उम्र 59 ईयर्स की है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। कुरुलकर डीआरडीओ में लैब डायरेक्टर थे। ये पद भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है, मतलब टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर के पद के बराबर वाला ये पद, ये पोस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुरुलकर 3 मई से महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में है। इनके ऊपर आरोप यही है कि आईएसआई की महिला जासूस से ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। और ये फंसे किस मामले में? हनी ट्रैप के मामले में, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत की हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, तो ये 2 वजह से परेशान है। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की भारत विरोधी एक्टिविटी, एंटी इंडिया एक्टिविटी बढ़ गई है। मतलब आईएसआई की एंटी इंडिया एक्टिविटी बढ़ चुकी है और देश की सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी सीक्रेट जानकारी उस तक पहुंच रही है। यानी कि ये चीज हमारी जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। रॉ ने, आईबी ने ये क्लियर बता दिया है कि काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया की आईएसआई के पास आज की डेट में रेगुलर बेसिस पर जा रही है। और इसके लिए आईएसआई जासूसी इतिहास का सबसे पुराना हथियार यानी कि हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो बेसिकली स्पाई की जो हिस्ट्री है, स्पाई की हिस्ट्री में सबसे पुराना ये औजार है, वेपन है कि लड़की को भेजो, सामने वाले बंदे को बहलाओ फुसलाओ और उससे इंफॉर्मेशन लीक करवाओ। तो ये चीज है आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो कर रही है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, इसके लिए पाकिस्तान ने अलग से एक डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अलग अलग चीजों के लिए, तो पाकिस्तान ने अलग से एक डिपार्टमेंट बना के रखा है। वो डिपार्टमेंट का काम यही है कि ऑफिसर्स को जो है वो हनी ट्रैप में फंसाना और उनसे खुफिया जानकारी जो है वो हासिल करना। अब सुनिए बहुत चीज ध्यान से। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि आईएसआई के पास हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये चिंता का विषय है। और दूसरी वजह यह है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी भी इसमें फंस रहे हैं। 3 साल में डीआरडीओ से जुड़े 9 अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोचिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का, इसके बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर पोस्ट में जो हैं वो इसमें फंस गए हैं। जैसे कुरुलकर का केस मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान में बैठी महिला ने अपने जाल में इन्होंने फंसा लिया और खुद को भारतीय बताने वाली इस महिला ने कहा कि वो डिफेंस इश्यूज पर रिसर्च करती है। मतलब उन्होंने इनको फोन करके बोला कि यार मुझे रिसर्च वगैरह करनी है इन सब इश्यूज पर, आप हमारी मदद करिए। और उसी बीच जो है वो बहलाया फसलाया, प्यार के जाल में फंसाया और खुफिया इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवा ली। तो कैसे ये सब काम होता है, कैसे बहलाया फुसलाया जाता है, कैसे जाल में फंसाया जाता है, तो पूरी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा। 1 ही सेकंड लगेगा आपका लाइक का बटन हिट करने में। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इन वीडियो की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और प्लस नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड आने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं एडवांस में आपको दे देता हूं। तो
इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर ने हमें बताया कि कुछ साल पहले हनी ट्रैप में उनको फंसाने की कोशिश की गई थी, और उस वक्त ये ऑफिसर यूरोप के एक देश में एज अ डिप्लोमेट के तौर पर अपॉइंटेड थे, और काम के सिलसिले में अलग अलग आते जाते रहते थे, और दूसरे देशों के डिप्लोमेट भी वहां पर अलग अलग जगह आते जाते रहते थे। अब मैं थोड़ा सा आपको, आप इमेजिन करो चीजों को, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं वो बेसिकली दूसरी कंट्री में जो है वो अपॉइंटेड होते हैं। जैसे आप न्यू दिल्ली में जाओगे तो आपको अलग अलग कंट्री के एम्बेसी कंसुलेट जो है वो नजर आएंगे, राइट। मतलब अलग अलग कंट्री के ऑफिसर इंडिया के अंदर रहते हैं, वो डिप्लोमेट रहते हैं। वैसे ही हमारे ऑफिसर्स भी दूसरी कंट्रीज में एज अ डिप्लोमेट के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। अब होता क्या है, अब जैसे आप दिल्ली में जाओगे तो आपको दिखाई देगी कि अलग अलग एम्बेसीज है वहां पर, अलग अलग कंट्री की। तो ये सभी लोग जो है वो अलग अलग कंट्री से आए हुए, अलग अलग कंट्री के डिप्लोमेट्स ऑफिसर्स हैं। तो कभी ना कभी ये एक जगह एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं, किसी कैफे में, किसी क्लब में। वो तो नॉर्मल सी बात है, बाहर निकलेंगे तो मुलाकात तो हो ही जाती है जनरली। तो ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो अपना नंबर वगैरह भी जो है वो शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई मनाही नहीं होती नंबर वगैरह शेयर करने में। तो इनका कहना यह है ऑफिसर का कि इसी प्रकार से उनकी आइडेंटिटी और उनका नंबर जो है वो वहां पर लीक हुआ, राइट, नंबर शेयर करते समय। और इनका टेन्योर खत्म हुआ तो ये दिल्ली जो है वापस आ गए, और उन्होंने वहां का जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था और लोकल नंबर जो उनको यूरोप में मिला था वो उन्होंने सब बंद कर दिया। बट दिल्ली आने के करीब 1 महीने बाद जो है वो इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो ऐड किया गया, राइट। और जैसे ही इनको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड किया तो उन्होंने चेक किया भाई कि कौन मेंबर्स हैं इसके, तो इनको नजर आया कि अच्छा वो यूरोपियन नंबर ही इसमें थे। तो ये समझ रहे थे कि हाँ वो यूरोप के जो डिप्लोमेट्स होंगे तो उन्हीं के ही जो है ये नंबर है, या उन्हीं का ही ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है। तो इस ग्रुप में मस्ती मजाक होता रहता था, अलग अलग मैसेजेस भेजे जाते थे, फोटो वीडियो भेजे जाते थे। ये नॉर्मल चलता रहा, एक नॉर्मल दिखाने के लिए। ये फंसाने की टेक्निक है कि आपको नॉर्मली एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपके कुछ मेंबर्स भी होंगे, यानी कि जिनको आप पहले से जानते थे, यूरोपियन मेंबर्स वगैरह, राइट। तो आप क्या होता है, आप किसी ग्रुप को कब नहीं छोड़ते हो, जब आपको एक चीज लगती है कि हाँ यार इसमें तो मेरे पहचान वाले भी कुछ लोग हैं। तो इनको वो कॉन्फिडेंस मिला उस ग्रुप से। अब हुआ ये काफी दिन तक जो है वो ऐसी चीजें चलती रही। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो ये चीज देखी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो है वो करीब 250 मेंबर थे, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के अंदर 256 से ज्यादा मेंबर एक ग्रुप में जो है वो डाले नहीं जाते, और 10 ही लोग एक्टिव थे। और ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप देखेंगे काफी सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपको जो है वो नजर आएंगे, और आप भी शायद उन ग्रुप में ऐड होंगे, जिसमें बहुत बातें बातें तो चलती रहती, बट कुछ ही लोग जो है वो उस पर कॉन्वर्सेशन करते हैं, बाकी लोग साइलेंट रहते हैं, है ना। मतलब इनएक्टिव मेंबर होते हैं काफी सारे लोग, और कुछ ही लोग एक्टिव होते हैं। तो हुआ ये कि उसी ग्रुप से जो है वो इनके पास एक दिन एक मैसेज आता है, और डीपी में एक लड़की की फोटो थी, और लड़की ने इनको जो है वो अप्रोच किया और बोला ऑफिसर को कि मैं आपको जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, राइट। और इन्होंने बताया कि मैं आपकी इवन फोटो वगैरह भी सेव करती रहती हूँ। तो ऑफिसर थोड़े से, मतलब थोड़ा सा डाउट तो होता है कोई आपको इस तरीके से डायरेक्टली अप्रोच करे तो, राइट। उन्होंने अपनी कहानी, यानी कि महिला ने अपनी कहानी वगैरह बताना शुरू की, इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करी। महिला ने इनके साथ अपनी काफी सारी फोटोज वीडियोज जो है वो शेयर की, अलग अलग जगह घूमते हुए, राइट। तो इनको शक तो हो गया था कि यार कुछ कहीं जाल तो नहीं है, मतलब शक टाइप का जो है वो आया। तो ये देखना चाहते थे कि ये सब जो है वो क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बातों को कंटिन्यू रखा, और 20 दिन बाद उसे, यानी कि लड़की को लगा कि जो ऑफिसर है वो उनके करीब आ चुके हैं, यानी कि 20 दिन कंटिन्यू बातचीत चलती रही, तो लगा कि हाँ यार अब मामला जो है वो सेट हो रहा है। तो फिर लड़की ने जो है वो उनसे काफी सारी, मतलब डिमांड करना शुरू करी। डिमांड इन द सेंस काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मांगना शुरू करी, राइट। इसमें डिपार्टमेंट के लोगों का मोबाइल नंबर भी शामिल था, यानी कि ये महिला जो है वो डिपार्टमेंट के लोगों के पहले मोबाइल नंबर ले रही थी। और जब उन्होंने पूछा कि आपको मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज पर जो है वो रिसर्च कर रही हूँ, राइट, और इंडियन एक्सपर्ट से जो है वो मैं बात करना चाहती हूँ। और फिर ऑफिसर ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, और इस ग्रुप को जो है वो छोड़ दिया, लड़की को जो है वो ब्लॉक कर दिया, राइट। तो ये चीज थी, मतलब आपको जब ऑफिसर को किस तरीके से फंसाया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान बन के बात की जाती है, क्लोजनेस बढ़ाई जाती है, और क्लोजनेस बढ़ाने के बाद धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो है वो सीख की जाती है। इसमें ऑफिसर जो है वो फंस जाते हैं। तो अभी ये तो एक स्टोरी है, अभी आगे आगे सुनिएगा जब मैं आपको 4 केस स्टडीज बताऊंगा जो ऑफिसर्स को जो है वो बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तब आपको मजा आने वाला है, तो बने रहिए। तो हनी ट्रैप भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 11 जुलाई को विदेश मंत्रालय में काम करने वाले, देखो विदेश मंत्रालय, राइट, फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, इसमें काम करने वाले नवीन पाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ा है, और आरोप है कि वो पाकिस्तान में बैठी अपनी दोस्तों को मंत्रालय की जानकारी भेज रहा था। हनी ट्रैप को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो माना गया है, और ऑफिसर्स को इतनी बार जो है वो अलर्ट किया है
कि भाई आप इस चीज में फंस सकते हो, बट अगेन बार बार ऑफिसर जो है वो इस चीज में फंसते जाते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि आईएसआई के 3 तरीके होते हैं जिस तरीकों का इस्तेमाल करके ऑफिसर को फंसाया जाता है। पहली चीज तो दोस्ती कर भरोसा जीता जाता है, ऑफिसर के साथ दोस्ती की जाती है और भरोसा जीता जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर के साथ पहले दोस्ती हुई, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत एक फ्रेंडशिप से जो है वो होती है, जनरली मुलाकात से, फ्रेंडशिप से, फिर वो गहरी करते हैं लोग। तो आईएसआई के साथ काम करने वाले लोग दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और रक्षा भवन के आसपास घूमते रहते हैं। तो काफी सारे आईएसआई के ही खुफिया एजेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर घूमते रहते हैं, दिल्ली वाले एरिया में, और ये पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें किसी भी अनजान आदमी से बात करके उसका भरोसा जीतना सिखाया जाता है। मतलब कुछ ट्रिक्स और टैक्टिक्स होती है कि कैसे किसी का भरोसा जीतना है। और ये लोग विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े अफसरों को टारगेट करते हैं। ये देखते हैं ना कि कौन सा अफसर जो है वो मंत्रालय से बाहर निकल रहा है, तो उनको देखकर जो है ये फटाक से उनके पीछे जो है वो जाने लगते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं, उनसे दोस्ती करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और कुछ समय बाद ऑफिसर का भरोसा जीतते हैं और उनको जो भी जरूरत की चीजें उनके लिए होती है वो उनको अवेलेबल करवाते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे करके ऑफिसर को जाल में फंसाते हैं और उससे इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। तो ये पहला तरीका कि फ्रेंडशिप करो, भरोसा जीतो, और इस प्रकार का भरोसा कि सामने वाले को लगे कि नहीं यार तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, बट क्या होता है पीठ पीछे वही वार करता है। तो ये एक तरीका पहला जो आईएसआई कर रही है इंडिया के अंदर। दूसरा, उनको व्हाट्सएप से जोड़ा जाता है, जो फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर के साथ हुआ, राइट, और मैसेज भेजकर हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। तो अधिकारी का नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि अधिकारी का नंबर गलती से ऐड हो गया और ग्रुप के मेंबर भारत की सिम यूज करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान से, मतलब इंडियन सिम के माध्यम से, इंडियन नंबर्स के माध्यम से ऑफिसर का भरोसा जीता जाता है। क्योंकि आप देखो, आपके पास खुद अगर कोई नंबर जो है वो 92+92 से आ रहा है या दूसरी कंट्री कोड से आ रहा है, तो 1 मिनट के लिए जो है वो आप नंबर उठाने से पहले थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं कि भाई ये फॉरेन का नंबर मेरे पास क्यों आ रहा है, या मैसेज आया या व्हाट्सएप आया, तो आप थोड़ा सा शॉक होते हो, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इंडियन नंबर से तो भरोसा कायम रहेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर कुछ ग्रुप मेंबर्स की प्रोफाइल पिक्चर में लड़कियों की फोटो होती है और अधिकारी कई बार खुद ब खुद उनको मैसेज करके जो है फंस जाते हैं। फंस ऐसे जाते हैं कि खुद मैसेज करेंगे, खुद ने अप्रोच करी। तो यहां पर ये हुआ कि भाई लड़की ने तो हमें अप्रोच नहीं करी, तो कोई शक पैदा हुआ ही नहीं, यहां पर तो खुद ऑफिसर ने जो है वो अप्रोच कर लिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। और बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत शुरू होने के बाद वो प्यार के जाल में फंसते हैं और फिर लड़कियां उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देती हैं। अच्छा, प्यार के जाल में फंसने के बाद ब्लैकमेल भी किया जाता है कई बार। ऑफिसर की फोटो, वीडियो जो है वो निकाल ली जाती है, राइट। उनकी ऑडियो क्लिप्स जो उनसे जो है वो बात कर रहे हैं फोन पर, राइट। और आपको पता ही है किस तरीके की चैट्स, मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस तरीके की चैट्स जो है वो धमकी दी जाती है कि अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये चैट्स में लीक कर दूंगी, या तुम्हारे परिवार वालों को भेज दूंगी, या तुम्हारे फ्रेंड्स को भेज दूंगी, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो अब ऑफिसर क्या करे, अपनी पर्सनल बदनामी को बचाने के लिए प्रोफेशनल सेक्रीफाइस जो है वो कर देता है। और फिर तीसरा अप्रोच जो है वो सबसे आखिरी में लगाया जाता है। अब ये एक ऐसा तरीका है, इसमें उन्हीं अधिकारी को टारगेट किया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होते हैं और जिनको आईएसआई को चाहिए ही चाहिए, यानी कि आईएसआई चाहते ही है कि वो ऑफिसर इनके कब्जे में आ जाए। तो इसमें ये होता है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की अप्रोच जब होती है जब पहला और दूसरा पैतरा काम नहीं करता है। तो तीसरे नंबर में होता यह है कि कोई एक महिला पत्रकार बनके या रिसर्चर बनके ऑफिसर के पास चली जाती है, और वो महिला जो है वो ऑफिसर से मदद मांगती है। अब होता यह है, मदद मांगने के दौरान धीरे धीरे ऑफिसर से बातचीत होती है और ऑफिसर जो है वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एक ब्यूरोक्रेट है, वो अगर कोई उनके पास मदद के लिए आ रहा है तो वो रेडी हो जाते हैं। अब रेडी होने के बाद ऑफिसर उनकी मदद कर देते हैं, तो ऑफिसर को भी अच्छा लगता है कि मदद करी। फिर वो लड़की बिल्कुल इतने अच्छे से ऑफिसर से बात करती है कि सर आपने तो बिल्कुल सब मेरा काम करवा दिया, कोई नहीं करवा रहा था, आप ही ने करवा दिया, आप ही अपने सब कुछ हो। तो बस पिघल गया सामने वाला बंदा, अच्छी अच्छी बातें जो है वो सुन के, राइट। अब होता यही है। अब बट इस चीज में आईएसआई ये इंश्योर करती है कि ऑफिसर को भनक ना लगे, इसलिए इसमें बहुत तगड़ी जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है इस तीसरे पैतरे को आजमाने के लिए। इसमें पूरा उस लड़की का बैकग्राउंड ऐसा बनाया जाता है कि जो एक्चुअल में रियल होना चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी चीज अगर ऑफिसर को लगी कि थोड़ी डाउटफुल है तो ऑफिसर, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि काफी मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऑफिसर को फंसाने के लिए ही ये तीसरा पैतरा आजमाया जाता है और उसके सामने जो है वो एक लड़की को भेजा जाता है
और ऑफिसर ने अगर पहचान लिया एक सेकंड में कि अरे ये लड़की एजेंट है, तुरंत ऑफिसर जो है वो उसको बिहाइंड द बार्स करेगा, कार्रवाई शुरू कर देगा उसके खिलाफ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती, तो बहुत तगड़ी अप्रोच जो है वो उसमें लगाई जाती है। इसलिए ये तरीका हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रदीप कुरलकर के मामले में यही तरीका जो है वो अपनाया गया था, जो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि 3 मई 2023 से वो एटीएस की हिरासत में। तो यही तरीका था, उसके सामने एक महिला गई और महिला ने जो है वही रिसर्चर के तौर पर जो है वो बोला कि मुझे रिसर्च वगैरह जो है वो करनी है वेरियस इशू पर, साइंटिफिक इशू पर, और उससे बात करना शुरू करी, अप्रोच करना शुरू करी और सामने वाला फंस गया। तो ये है हनी ट्रैप के आईएसआई के 3 तरीके जो आईएसआई फॉलो करती है। और हर साल 15 से 20 केस, कई मामले तो पकड़ में ही नहीं आते हैं यार। और एक अधिकारी बताते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी हर साल हनी ट्रैप के 15 से 20 मामले पकड़ रही है और कई मामले पकड़ में नहीं आए हैं। और भारतीय अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पाकिस्तान ने रावलपिंडी के सेना मुख्यालय जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हो। सोचिए, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री जो हेडक्वार्टर, जो उनका मेन हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं मेन हेडक्वार्टर, उसमें ही उनका एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम 414 INT जो है वो रखा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर, स्पेशली इंडिया को ये टारगेट करते हैं कि वहां पर हनी ट्रैप जो है वो करवाएं। राइट, देखिए ये हरकत हम लोग को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ने भी हनी ट्रैप के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल हनी बख्शी ने बताया कि हनी ट्रैपिंग के कई पहलू हैं और इन पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। लाजमी है कि इतने मामलों के बाद एजेंसियां और सख्त हो जाएंगी, अफसरों पर और पाबंदी लगा दी जाएंगी। और आपको समझना होगा कि जो ये इस स्ट्रेटेजिक टॉपिक से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, राइट, तो इनमें काम करने वाले ऑफिसर पर पहले से काफी ज्यादा सख्ती होगी और होती है, अब हो भी जाएगी और बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला अधिकारी आम आदमी की तरह सोशल मीडिया का यूज और नए लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता। अब हनी ट्रैपिंग की घटनाओं के बाद नए नियम लगाएंगे। सरकार को यह सोचना होगा कि इसका उल्टा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये ऑफिसर्स पहले से ही जो है वो काफी दबाव पर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल साहब जो हैं, इन्होंने ये चीज तो बोली है कि भाई सरकार को ये देखना होगा कि कहीं इन सब शक्तियों का उल्टा प्रभाव ना पड़े। बट ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि ये ऑफिसर्स इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, इनके ऊपर अगर कोई दबाव आ रहा है देश की सिक्योरिटी के लिए, तो वो दबाव झेलना पड़ेगा और हंसते हंसते झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये कंट्री की सिक्योरिटी का मामला है। तभी आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पर हो, तभी आप वो जॉब कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं आईएएस आईपीएस बनने की, तो उनको पता है कि सिलेक्शन के बाद उनको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलेगी और जिस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर वो एक कॉमन मैन की तरह कभी बिहेव ही नहीं कर पाएंगे। आप एक ऑफिसर हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो। दैट मीन्स कि अगर हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए आप अगर सोशल मीडिया से दूर भी रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से जो है वो पोजीशन चूज करी है, अपनी मर्जी से तैयारी करके, किसी बिना किसी के दबाव में आप उस पोजीशन पर बैठे हो। अगर आपको वो सब चीजें नहीं पसंद तो रिजाइन करके आप जा सकते हो, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। तो उल्टा प्रभाव पड़े तो पड़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की बात है, ये सुरक्षा की बात है, ये तो इस पर स्ट्रिक्ट चीजें होनी चाहिए। तो इस बात पर मैं थोड़ा सा असहमत हूं हमारे कर्नल साहब से। एनीवेज, तो कर्नल हनी बख्शी के मुताबिक सोशल मीडिया और मोबाइल के यूज की वजह से आईएसआई काफी जल्दी अधिकारियों को टारगेट कर पा रही है। और नहीं सिर्फ अधिकारी यार, ये मामले भी आते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ब्रेन वॉशिंग की जाती है। यहाँ पर इंडिया में बैठे लोगों का माइंड वॉश करके उनको जो है वो स्लीपर सेल बना दिया जाता है। आपने काफी सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, टेररिस्ट बना दिया जाता है। और अभी हनी ट्रैपिंग के माध्यम से जो है वो ऑफिसर्स को जो है वो घेरे में ले रहे हैं। और ये अधिकारी परिवार से दूर रहते हैं जनरली। अब ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग दूसरी सिटी में जो है वो अधिकारियों को पोस्टिंग की जाती है अधिकारियों की। इवन वो अपने परिवार से भी अपने काम के बारे में बात नहीं कर सकते, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अब किसी चीज़ को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है या परेशान है अपने ऑफिस के अंदर, तो वो भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आप अपने काम के बारे में बताएंगे नहीं, राइट। और उसी दौरान अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे आकर जो है वो प्यार भरी बातें करे तो बंदा जो है वो फिसल जाता है, सख्त लौंडा नहीं होता फिर वो, राइट। तो वो वाली बात है। तो कर्नल बख्शी आगाह करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में अधिकारियों के सोशल मीडिया यूज करने पर सख्त मनाही है और उनकी बीवियां भी सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती, और हमारे यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मिलिट्री में है ये रिस्ट्रिक्शन। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेजर है, और एक मेरे बड़े भैया हैं
वो भी मिलिट्री के अंदर कैप्टन है, तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ जो है वो बताई थी कि उनको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते वो लोग, और जो मेजर साहब हैं, जो मेरे दोस्त है, जो वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, बट वो फेक नाम से करता है, वो अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहने के लिए, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। फिर इसके अलावा एक हम लोग बात करेंगे डॉक्टर परमजीत सिंह के बारे में। इनकी भी एक्सपर्ट एडवाइस सुन लेते हैं कि ये साइकाइट्रिस्ट हैं। तो इनका कहना यह है कि हनी ट्रैपिंग युद्ध नीति में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल की जा रही है। वो बिल्कुल सही बात है कि एक वुमेन को जो है वो भेजकर जो है वो बहला फुसला कर जो है वो या तो जहर दे दिया जाता है। राजाओं के समय से था ना ये, तो कि राजाओं के टाइम पर भी हमने ये सब चीजें देखी है, राइट। विष कन्या वगैरह आपने नाम से शायद सुना हो। तो ये योजना बनाकर की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें शिकारी शिकार के बारे में बहुत गहराई से और लंबे समय तक स्टडी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी को अगर आपको टारगेट करना है तो उसके बारे में पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि कितने लोग हैं उसके आसपास, पहचानने वाले, जानने वाले, कहाँ कहाँ वो उठता बैठता है, जाता है, किस प्रकार से खर्च करता है, कहाँ खर्च करता है, किन के साथ दोस्ती है, किन के साथ संबंध है, राइट। तो ये सब चीजें, और वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है, सबके साथ खुल के बात करता है कि नहीं करता, ये पूरी चीज है। उसका हाव भाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एनालिसिस किया जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है और टारगेट के साथ इमोशनल रिश्ता बनाया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत आसानी से इमोशनल फूल जो है वो बन जाता है। एक इमोशन एक ऐसी चीज है, और इसलिए हर बार जो है ये बताया जाता है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो इमोशनल लेस होने चाहिए। नहीं, इमोशनल लेस नहीं होगे तो आप फंस जाओगे चीजों में, राइट। और अपने काम को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। जैसे एक डॉक्टर्स में कहा जाता है ना कि अगर एक कोई डॉक्टर, एक कोई सर्जन है, राइट, अगर वो किसी में चीड़ फाड़ कर रहा है और वो इमोशन, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, राइट, अगर किसी की उंगली कट जाए तो आप एकदम स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं किसी ने किसी की उंगली काट दी, मतलब ऑफिसर नहीं टेररिस्ट की काट दी, तो भी अपन एकदम से वो हो जाते हैं कि अरे बाप रे उंगली काट दी, शिट, अंदर से एकदम वो आ जाता है ना। और वो सेम डॉक्टर का काम ही है वो चीज करना, अगर उसके अंदर वो इमोशन आएगा तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। अब ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स को जो है वो, जैसे आप आगे चल के अगर ऑफिसर बनेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको किसी को मारना पड़े सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपको किसी की किलिंग करनी पड़े, तो उस बीच आप इमोशनल नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि सामने वाले के इमोशन का फायदा उठाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है और ट्रैप में फंसा लिया जाता है। सबसे पहली ऐसी प्रोफाइल बनाई जाती है जहां कुछ मिलती जुलती दिलचस्पी हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप फ्रेंड किसके बनोगे, जो आपकी एक्टिविटी एक जैसी हो, आप दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा, क्योंकि आपके दोस्तों में एक चीज कॉमन होगी, जैसी पर्सनालिटी आपकी वैसी हल्की फुल्की मिलती जुलती आपके दोस्त की भी होगी, कि हम उसी को लाइक करते हैं जो चीज हम लाइक करते हैं, राइट। जैसे मुझे पार्टी करना पसंद है, तो मैं उन लोग के साथ ज्यादा बैठूंगा जिनको पार्टीज करना बस पसंद है, राइट। मतलब मैं अपनी बात या किसी की बात करूं तो जिसकी जो, जैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो कोई मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए एग्री हो जाता है तो मैं बिल्कुल एक टांग में खड़ा रहता हूँ कि चलो यार चलता है। तो ये सब चीजें, तो सबसे पहला ऐसी प्रोफाइल बनाई जाती है जहां पर मिलती जुलती दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, एक जैसे दोस्त हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो और एक पूरी कहानी हो, और शुरुआत में सामान्य बातचीत होती है, फिर शिकारी खुद को पीड़ित दिखाकर अपनी कुछ बातें शेयर करता है। मतलब जो महिला जो होती है वो बोलती है कि यार मैं इन चीजों से परेशान हूं, आप मेरी परेशानी को जो है वो दूर कर सकते हो क्या, और जैसे ही सामने वाले ऑफिसर ने उसकी परेशानी दूर कर दी, अगेन वही ऑफिसर जो है वो सोचने लगता है अरे वाह मैं कितना ताकतवर इंसान हूं, राइट, कि मैंने इसकी जो है प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी। और सामने वाली महिला जो है बोलती रहती है अरे तुम तो सब कुछ हो, तुम तो सब कुछ हो। उसको चने की चाड़ पे चढ़ा दिया जाता है उसकी प्रशंसा कर करके। और लाइफ का ये एक नियम है गाइस, अगर आपकी कोई हद से ज्यादा तारीफ कर रहा है, शुगरिंग कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, तो उससे बच के रहना। ऐसे लोग जो हैं वो आपको कभी भी जो है वो फंसा सकते हैं। तो जो हद से ज्यादा आपकी तारीफ करे, बहुत अच्छा बने, बहुत एकदम स्वीट सा फेस लेकर आपसे हमेशा मिले। देखो ये बात बहुत अच्छी भी होती है कि लोगों को हमेशा एक दूसरे का अच्छा होना चाहिए, बट कई बार जो इंसान आपकी गलती पर भी, आपको समझ में आ रहा है कि आपने गलती कर दी, बट वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, अरे वाह वाह तुम बढ़िया हो यार, तो ये समझ लेना कि वो आपको निपटाने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज है, इस प्रकार से ट्रैप में फंसाया जाता है साइकोलॉजिकली। फिर अभी नोएडा की एक एमईटी यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीक्षा जैन कहती हैं कि हनी ट्रैप हमारी इच्छाओं और कमजोरियों समेत मानव स्वभाव के अलग अलग पहलुओं का फायदा उठाते हैं। तो उनको पता होता है ना, क्योंकि एक बार स्टडी कर लेते हैं व्यक्ति की कि भाई ये किस चीज में गुस्सा होगा, किस चीज में नहीं होगा, राइट। तो वो सब चीजें, अब उसको पता है कि एक बंदा जो है वो वुमेन वायलेंस को लेकर काफी ज्यादा जो है वो है, सेंसिटिव है। तो वो महिला उसको बोलेगी कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे बहुत मारता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे बहुत मारता है, मुझे बचाओ इससे, ऐसा वैसा। अब वो ऑफिसर जाके बचा लेगा, और जैसे ही बचा लेगा महिला बोलेगी कि तुम कितने अच्छे हो यार, वो। और हर एक इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है,
और जहां तारीफ सुनी वहां पिघल गए। तो हनी ट्रैप में मानवीय पूर्वाग्रहों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि शिकारी के लिए शिकार का भरोसा जीत पाना और उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाना आसान हो जाता है। मतलब जो शिकारी जो होता है, वुमेन जो होती है, ऑफिसर को इस प्रकार से पिघला देती है कि वो धीरे धीरे करके ऑफिसर अपनी पूरी जानकारी उसको देने लगता है। कंट्रोल करने के लिए चापलूसी और सहानुभूति जताने जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। चापलूसी तो एक ऐसा तरीका है, कोई अगर कर रहा है तो उससे दूर रहो भाई साहब। तो ये बढ़िया थी, काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। अब जो हमारी लास्ट चीज है, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स को कौन से हनी ट्रैपिंग के केस जो है वो बताए जाते हैं। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए में काम करने वाली एक शेरॉन स्कॉर्नेस जो है, उनका ये केस है। तो घाना के खुफिया एजेंट माइकल ने शेरॉन को बहकाकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार कर लिया। अब देखिए, घाना का एक खुफिया एजेंट था, उसने सीआईए की एक एजेंट को जो है वो फंसा लिया और सीआईए की एजेंट से जो है वो खुफिया जानकारी लेना शुरू कर दिया। तो सीआईए की एजेंट जो है उसने अपने ऑपरेशंस के बारे में इस ऑफिसर को बता दिया, घाना के ऑफिसर को जो है वो बता दिया, राइट। और इस ऑफिसर ने जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सोवियत को जो है वो सेल आउट कर दी, क्योंकि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में इशूज चलते थे। आपने शायद थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, कोल्ड वॉर का टाइम जो है पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बड़े इशूज थे पहले। यूएसएसआर मतलब आज की डेट का रशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, सोवियत यूनियन हुआ करता था ये। तो सीआईए यानी कि यूएसए की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही थी घाना के थ्रू, किसके पास? रशिया के पास, यानी कि सोवियत यूनियन के पास, राइट। और सेल कर रहे थे ये लोग। तो ये बहुत समय तक जो है वो चलता रहा और फिर उसके बाद जो है वो इसकी खबर जो है वो लग गई यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स को, टॉप मोस्ट ऑफिशियल को। उन्होंने तुरंत जो है वो अरेस्ट कर लिया सीआईए के एजेंट को। और उसके बाद में जाकर कुछ समय बाद जो है वो माइकल यानी कि घाना के ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया गया। बट जैसे ही उसको जो है वो अरेस्ट करने के बाद वापस उसकी कंट्री में जो भेजा गया, राइट, 5 साल की सजा इसको सुनाई गई सीआईए की एजेंट को। और घाना का जो माइकल जो एजेंट था, जो सीआईए की एजेंट के साथ जो है वो जानकारी जो है वो लीक करवा रहा था सीआईए की एजेंट से, उसको भी सजा दी। और कुछ समय बाद उसको उसकी कंट्री में जैसे ही जो है वो भेजा, उसकी कंट्री वालों ने उसकी वाहवाही करना शुरू कर दिया, उसका बहुत तरीके से जो है वो हीरो की तरह जो है वो स्वागत किया। सोचिए आप। तो ये एक केस अमेरिका का था कि किस प्रकार से अमेरिका भी जो है वो जाल में फंस गया, अमेरिका के एजेंट। और फिर एक सर जेफरी हैरिसन है, ये सोवियत यूनियन में ब्रिटिश राजदूत था। मतलब अब देखो, यूएसएसआर के अंदर ब्रिटेन की तरफ से ये डिप्लोमेट था। 1968 में उन्हें लंदन वापस बुला लिया गया। जेफरी के बारे में जब पता लगा कि उन्होंने दूतावास में एक रूसी नौकरानी के साथ संबंध बना लिया, यानी कि जैसे ही ब्रिटेन को पता लगता है कि उनका एक ऑफिसर है, उसके रिलेशनशिप एक नौकरानी से हो गया और वो नौकरानी रशियन है, राइट, तो तुरंत जो है वो उसको वापस बुला लिया गया। और तब बुलाया गया जब इस व्यक्ति की फोटो जो है वो रशियन एजेंसी केजीबी के पास जो है वो मिली। तो ये दूसरा केस था। तीसरा केस तो बहुत ही शानदार है। एक चीनी जासूस शिपाई पू का है। उसने चीन में तैनात फ्रांसीसी जो डिप्लोमेट है बार्नर बारिस्कॉट, इसको हनी ट्रैप में फंसा लिया था। यानी कि चाइना ने फ्रांस के एक अधिकारी को जो है वो हनी ट्रैप में फंसाया। इसने ये तो एक केस इतना दिलचस्प है कि करीब इसने बेवकूफ बनाता रहा, मैसेजेस पे बात करती रही, फोन पे बात करता रहा ये व्यक्ति, और अपने आप को जो है वो एक लड़की बताकर जो है वो बात करता रहा और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकालता गया। और इवन एक टाइम पर इसने ये कर दिया उसको डराने के लिए कि ये बच्चा जो है तुमसे हुआ है। मतलब इसने एक कोई और बच्चा जो है वो उइगुर मुस्लिम का खरीद लिया और ये बोल दिया देखो ये फ्रांस के ऑफिसर का बच्चा है, तो उसको बेचारे को फंसा दिया, वो परिवार वाला बंदा, राइट। तो ये ऐसी चीजें भी हुई बहुत सारी। तो फिर 2005 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 56 साल के ब्रिटिश रक्षा अधिकारी एंड्रू डरकन को वापस बुलाना पड़ा। अब देखो, पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट था, उसको वापस बुलाया गया। ब्रिटिश एजेंसी को जब पता चला कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ जो है वो उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, और ये स्टूडेंट जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंट थी, और काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज की इंफॉर्मेशन जो है ये इस डिप्लोमेट के थ्रू पाकिस्तान जो है वो निकलवा रहा था, हासिल कर रहा था। तो ये चीजें भी हैं। तो ये 4 केस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक जो है वो हनी ट्रैप का आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पूरे पहलू जो है वो इसके क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे इंडिया की खुफिया एजेंसी के जो है वो नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं, जिनके भी नाम आपको पता है। तो चलिए अब साइन ऑफ करते हैं। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। ये लेक्चर अच्छा लगा आपको, टॉपिक अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम पीडीएफ जो है वो इसकी प्रोवाइड कराते हैं। जय हिंद।